गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू बी एच आई एच। आज हम लोग बी एच आई सी 106 का चैप्टर 1 कर रहे हैं और उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो। हम यहाँ पे 1.4 टॉपिक देख रहे हैं जिसमें है कि कल्टिवेशन ऑफ ग्लोबल ओरिएंटेशन एंड द एज ऑफ जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, अब इसका शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें बता रहा है कि अर्ली मॉडर्न वेस्ट जो था ना, उसमें एक ट्रेंड चल रहा था। ये ट्रेंड क्या था? ये ट्रेंड था कि इस समय वर्ल्ड ओरिएंटेशन या ग्लोबल ओरिएंटेशन का डेवलपमेंट या कल्टीवेशन हो रहा था। फिर धीरे धीरे लोग जो है ना, मतलब जो पीपल थे, वो ग्लोब की कंसेप्शन को डेवलप करने के प्रति आगे बढ़े। मतलब उन्होंने कॉन्सेप्शन ऑफ ग्लोब को डेवलप किया। उन्हें माना कि ग्लोब एक पॉलिटिकल या कल्चरल एंटिटी है, लेकिन उनके होमलैंड से काफ़ी बड़ा है, लार्जर देन देयर ऑन होमलैंड। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोब है, इसमें उनने देखा कि इट वॉज मार्क्ड बाई अ नीड टू नेगोशिएट विद अदर्स, कि इसमें जो है दूसरे के साथ नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। और इस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोब में वहाँ पे ये टेंशंस भी रिफ्लेक्ट कर रहा था। ये टेंशंस जो था वो उनके होम कंट्री के बीच में था और उनके कॉलोनीज़ के बीच में था। ठीक है, यहाँ तक कि ये बताया गया कि इलाइट्स के कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मतलब वो फैमिलियर हो रहे थे धीरे धीरे कि होम मतलब कंट्री और बाहर क्या डिफरेंट है, व्हाट वाज डिफरेंट, क्या डिफरेंट था, और उनके होम कंट्री के बाहर क्या, मतलब होम कंट्री के बाहर क्या है, उसके साथ भी वो फैमिलियर हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हालांकि लेकिन ये जो यूरोपियन लोग थे ना, जो वेस्टर्न पीपल थे, ये हमेशा जो अदर पीपल होते थे, मतलब दूसरे कल्चर अदर को, हमेशा वो एक ऐसा चीज़ देखता था जिससे हमें डरना चाहिए। ठीक है, जिससे उन्हें डरना चाहिए, उन्हें अटैक करना चाहिए, उन्हें कॉलोनाइज करना चाहिए, उन पे डोमिनेट करने की कोशिश करना है, या तो उनसे अलग रहना है, टू कीप एट वे, उन्हें किनार मतलब उन्हें अलग कर देना है, ऐसा उन्हें समझते थे अदर को। फिर हमने देखा कि वेस्टर्न कल्चर में आप देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं तो वेस्टर्न कल्चर में आप देखिएगा तो वहाँ पे आप मतलब दूसरे के कल्चर का एक्सटेंसिव बहुत सारा बोरोइंग देखने को मिलेगा। मतलब दूसरे कल्चर से बहुत सारी चीज़ों को लिया गया है। जैसे देख लेते हैं वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसको दूसरे सिविलाइजेशन से लिए गए। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन बोला जाए, वो खुद क्रॉस फर्टिलाइजेशन का एक परिणाम है, उसी के द्वारा बना है। कई मतलब कि सेंचुरीज तक जब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ है अदर कल्चर से, तब जाके वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या हुआ है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन तब जाके ये कंस्टिट्यूट हुआ है थ्रू सेंचुरीज ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन फ्रॉम अदर कल्चर्स। ठीक है, खासकर ये दूसरे कल्चर में यहाँ बताया जाए तो ईस्ट और द मेडिटेरियन है उससे। फिर इसी में हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि अर्ली मॉडर्न वेस्ट में क्या था कि ये जो सोफिस्टिकेटेड ठीक है, अर्ली मॉडर्न वेस्ट में जो सोफिस्टिकेटेड कार्टोग्राफिक टेक्निक्स थे, ठीक है, वो डेवलप हो गए थे। और ये सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा आप समझिए विवेकशील, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कार्टोग्राफिक टेक्निक्स जब ये डेवलप हुए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वर्ल्ड को एज ए ग्लोब के तौर पे सोचा गया। ठीक है, और ये जो यूरोपियन एक्सप्लोरेशन था अमेरिका का, ये बहुत ही ग्रेटेस्ट इवेंट के तौर पे था जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को शेप किया या वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू को डेवलप किया। अमेरिका के साथ ये जो इनकाउंटर रहा, इसने एक एजम्पशन को चैलेंज किया। एजम्पशन ये था कि वर्ल्ड जो है ना यूरेशियन सिविलाइजेशन के द्वारा ऑर्डर किया जा रहा है या उसके द्वारा मतलब रूल किया जा रहा है। यूरेशियन सिविलाइजेशन मतलब हो गया यूरोप और एशिया दोनों की सिविलाइजेशन को यूरेशियन सिविलाइजेशन बोलेंगे। तो इस एजम्पशन को चैलेंज किया क्योंकि अमेरिका जो था ना ही यूरोप में था और ना ही एशिया में था, वो तो एक अलग कंटिनेंट है। उसके बाद हमने देखा इससे फिर क्या होता है कि वेस्ट का एकदम वाइडर कैटेगरी का इमर्जेंस होता है, और ये जो वाइडर कैटेगरी ऑफ इमर्जेंस था, इसने यूरोप के सिग्निफिकेंस को, इसकी इम्पोर्टेंस को काफ़ी रिड्यूस कर दिया था। फिर हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमने फिर आगे देखा तो ये जो एक्सप्लोरेशंस था इसको पोर्तुगीज़ और स्पेनिश सेलर्स द्वारा शुरुआत किया गया था। और ये जो एक्सप्लोरेशन जो उनके द्वारा इस पोर्तुगीज स्पेनिश सेलर्स कर रहे थे, उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, उसको पैट्रनाइज कौन कर रहा था, तो उन्हीं के कंट्री के किंग्स के द्वारा इन सेलर्स को सपोर्ट किया जाता है इनके एक्सप्लोरेशन में। देखिए इनका मेन मोटिव क्या था, मेन मोटिव तो था, ठीक है, कि एक तो स्पाइस ट्रेड पे कंट्रोल कर लो क्योंकि इस मसालों का काफ़ी इंपॉर्टेंस था, ठीक है, और
इंटरनेशनल ट्रेड में। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड के फॉर्म में वेल्थ प्राप्त करना था। इसके अलावा क्रिश्चियन बिलीफ को स्प्रेड करना और मिलिट्री अचीवमेंट या मिलिट्री ग्लोरी फैलाना, ये इनका मेन मोटिव था। तो ऐसे में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने इस सक्सेस में हेल्प किया या कंट्रीब्यूट किया। अब कैसे, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जैसे आप देखिएगा कि इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जैसे मैग्नेटिक कंपास है, एस्ट्रोलैब आप देखिएगा, और कार्टोग्राफी, बेटर कार्टोग्राफी, जो मतलब इम्प्रूव्ड कार्टोग्राफी, जो एक मैप मेकिंग का साइंस होता है, मतलब मैप बनाना, और शिपिंग, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके मदद से क्या हुआ कि वो एबल हुए कि वो अब नए नए लैंड्स के ऊपर रिच कर पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जाके वो अपने एम्बिशंस पूरा करेंगे। एम्बिशन क्या है? एम्बिशन रिलीजियस है कि क्रिश्चियन बिलीफ फैलाना है, वहाँ से वेल्थ प्राप्त करना है, वहाँ की ट्रेड को कंट्रोल करना है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेडिंग स्टेशन बनाना है, उसे कॉलोनी बनाना है, वहाँ पे गवर्नेंस करना है, पॉलिटिकल कंट्रोल प्राप्त करना है। ऐसे बहुत सारे एम्बिशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कैरवल था वॉज अ काइंड ऑफ इम्प्रूव्ड शिप। अब यहाँ शिपिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस समय कैरवल शिप था जिसको पोर्तुगीज़ द्वारा डिजाइन किया गया था, इम्प्रूव शिप था। लेकिन पोर्तुगीज़ ये टेक्निक जो थे ना, उन्होंने अरब से सीखा था। क्या है ये टेक्निक? देखते हैं। इसमें होता था जाता, इसमें ट्रैंगुलर सेल्स होता था। सेल्स मतलब एक पीस ऑफ क्लॉथ होता है, आप देखे होंगे। शिप के बीच में एक वर्टिकल रड होता है, ठीक है, और उसी के ऊपर ये एक पीस ऑफ क्लॉथ, ये बड़ा सा पीस ऑफ क्लॉथ जो होता है बंधा होता है। तो ये क्या कर रहा था, ये जो ट्रैंगुलर सेल्स होता था वो शिप को अलाउ करता था कि वो विंड के खिलाफ भी, मतलब हवा बह रही है या तूफान आ रहा है, उसके खिलाफ भी वो शिप को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा था। तो इस तरह से हमने आगे देखेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास था, इसको चाइनीज़ के द्वारा मतलब इन्वेंट किया गया था, और फिर ये जो एस्ट्रोलैब था, इसको ग्रीक द्वारा इन्वेंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है ना, ये जो है अपना एक्सप्रेशन फाउंड किया। मतलब एक फ्रेज है जिसका नाम है, फ्रेज है आपको गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेज, ठीक है। ये गॉड, ग्लोरी और गोल्ड का जो फ्रेज है, इसमें आपको एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है अपना एक एक्सप्रेशन प्राप्त करता है या पाता है, जो भी। फिर हम लोग नेक्स्ट मतलब टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा ट्रेड कॉलोनीज और मर्केंटलिज्म, ठीक है। क्या है? ट्रेड कॉलोनीज और मर्केंटलिज्म। इसमें हमने देखा कि इस समय क्या हो रहा था कि 1500s और 1600s के आसपास यूरोपियन नेशंस ने क्या किया कि बहुत सारे ट्रेडिंग पोस्ट और कॉलोनीज इस्टेब्लिश कर दिया अमेरिका में और ईस्ट में, ठीक है। और क्यों, कैसे कर पाए? क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन जो थे, उनने एक्सप्लोरेशन किया था अमेरिका की, और धीरे धीरे सी रूट को खोजा ईस्ट तक जाने का, साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचने का, या इंडिया तक पहुंचने का, अमेरिका तक। फिर उसके बाद सब यूरोपियन नेशंस तब धीरे धीरे जाके ट्रेडिंग पोस्ट और कॉलोनी स्टैब्लिश करेंगे। कॉलोनी क्या होता है? देखिए, कॉलोनी पीपल का एक सेटलमेंट होता है जो कि एक न्यू टेरिटोरी में जाके रह रहे हैं, लिविंग इन ए न्यू टेरिटोरी। लेकिन ये जो सेटलमेंट ऑफ पीपल है ना, ये तब भी उनके पेरेंट कंट्री के साथ लिंक्ड है जहाँ से वो आए हैं, ठीक है। पेरेंट कंट्री मतलब जहाँ से वो ओरिजिन हुए, जो भी है। अब ये जो पेरेंट कंट्री के साथ कैसे लिंक्ड है, तो या तो ट्रेड के थ्रू है, उस दोनों कंट्री के बीच में व्यापार चल रहा है जहाँ की वो नए एरिया में रह रहे हैं, और जहाँ से वो आए हैं उन दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है, उसके थ्रू भी होगा। अब हमने यहाँ पे देखेंगे कि कॉलोनीज का डेवलपमेंट हो गया और ट्रेडिंग पोस्ट का डेवलपमेंट होने के साथ यूरोपियंस जो है वो एक इंक्रीज इंटरनेशनल ट्रेड के एज में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक यूरोप में जो ट्रेड था वो काफ़ी लिमिटेड था, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉलोनीज जो था वो एक थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म में भी एक काफ़ी अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। मर्केंटलिज्म का थ्योरी पूरा प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत का पूरा एक सेट है, जो कि उस समय की इकोनॉमिक थॉट जो 17th सेंचुरी में चल रहा था उसको डोमिनेट कर रहा था। मर्केंटलिस्ट ये मानते हैं कि किसी भी नेशन का जो प्रॉस्पेरिटी, उसकी संपन्नता जो है वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री में लार्ज सप्लाई हो रहा है कि नहीं, सिल्वर या गोल्ड का, जिसको बुलियन बोलेंगे, ठीक है। अब इसी गोल्ड और सिल्वर पेमेंट को लाने के लिए नेशंस हमेशा कोशिश करता है कि एक फेवरेबल ट्रेड बैलेंस बनाया जाए, या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम किया जाए, मतलब बाहर से सामान को कम लिया जाए और अपने सामान को ज़्यादा बेचा जाए बाहर इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसी एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही थी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को और भी प्रोमोटेड कर रही थी, स्टिमुलेट कर रही थी, ट्रेड को बढ़ावा दे रही थी। कैसे? वो उन्हें सब्सिडीज़ दिया, पेमेंट दिया कुछ, है ना, न्यू इंडस्ट्रीज़ को लोन के तौर पे, जैसे भी हो। फिर इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इम्प्रूव किया, रोड बना के, ब्रिज बना के, कैनाल्स बना के, और साथ ही साथ जो फॉरेन गुड्स थी उसके ऊपर भी टैरिफ लगाया, ताकि फॉरेन गुड जो है वो उनके कंट्री में उसका कीमत काफ़ी बढ़ जाए, और कीमत बढ़ जाएगा तो जाहिर सा बात है कि उनका गुड्स जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब
उनका सेल गिर जाएगा। यानी कि इंपोर्ट को कम करने की, उसको डिस्करेज करने की कोशिश है और एक्सपोर्ट को इनकरेज करने की कोशिश है। इस प्रकार से वो फॉरेन गुड्स को अपने कंट्री से बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक निकाला। ठीक है, अब हम लोग को एक और टॉपिक इसमें देखना है और वो है द ग्रोथ ऑफ स्लैव ट्रेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का एक और कंसिक्वेंस आप देखिएगा कि वो स्लैव ट्रेड जो चल रहा था ना, वो लार्ज स्केल बेसिस पे चलेगा। इस समय क्या होगा, लार्ज स्केल बेसिस पे चलेगा। हम अब यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एज ऑफ एक्सप्लोरेशन से पहले वहाँ पे स्लैब्स थे और स्लैब्स जो होते थे वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करते थे। ठीक है, लेकिन स्लैब्स का डिमांड जो है ना वो बहुत हद तक इंक्रीज हुआ, या बोल सकते हैं चेंज हो गया। खासकर कब, जब अमेरिका का डिस्कवरी हो जाता है 1490s में और शुगर कैन प्लांटेशन का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। ठीक है, तब शुगर कैन प्लांटेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ अमेरिका में, यानी कि लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या कि यूरोप में कैन शुगर आया कैसे, तो ये यूरोप में कैन शुगर इंट्रोड्यूस हुआ था साउथ वेस्ट एशिया से मिडिल एज के वक्त में। ठीक है, 16th सेंचुरी में, ठीक है, 16th सेंचुरी में प्लांटेशंस जो थे या बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स जो थे वो ब्राज़ील और कैरिबियन आइलैंड के पास वो सेटअप हुए। ब्राज़ील के कोस्ट पे या कैरिबियन आइलैंड पे सेटअप किए गए ताकि वो शुगर कैन को ग्रो करे। इससे आपको लेबर का डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, लेबर के लिए डिमांड। अब ऐसे में क्या हुआ, ठीक है, लेबर के लिए डिमांड बढ़ा। अब ऐसे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अफ्रीकन स्लैब्स को क्या किया गया कि उन्हें ब्राज़ील शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, उन्हें ब्राज़ील ले जाया गया या कैरिबियन आइलैंड ले जाया गया ताकि वो प्लांटेशन के ऊपर काम करें। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 सेंचुरीज आप देखिएगा 16th और 17th सेंचुरीज में ये जो स्लैब्स में जो ट्रेड चल रहा था वो काफ़ी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा और ये ट्रायंगुलर ट्रेड का पार्ट हो जाएगा। अब ये क्या है ट्रायंगुलर ट्रेड, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलर ट्रेड के बारे में देखें। देखिए जो ट्रायंगुलर ट्रेड का पूरा पैटर्न क्या था, ये यूरोप को कनेक्ट कर रहा था एक तरफ, दूसरे तरफ आप देखिएगा अफ्रीका और एशिया है और एक और तरफ अमेरिकन कंटिनेंट है उसको कनेक्ट कर रहा था। इसमें होता क्या था कि यूरोपियन मर्चेंट शिप्स जो है वो यूरोपियन जो मैन्युफैक्चर्ड या मैकनाइज्ड गुड्स है जैसे गन हो गया, क्लॉथ हो गया, उसको अफ्रीका ले जाती थी और वहाँ पे उन जो गन है और क्लॉथ है उसको वो ट्रेड कर रही थी फॉर ए कार्गो ऑफ स्लैब्स। मतलब पूरा एक स्लैब्स की मतलब स्लैब्स के बदले में उन्हें मतलब वो गन्स और क्लॉथ को वहाँ बेचती थी। अब ये जो स्लैब्स होता था इसको वो फिर अमेरिका ले जाते थे और वहाँ बेच देती थी। तो अमेरिकन मर्चेंट्स क्या कर रही है इस प्रकार से, तंबाकू वहाँ से खरीदेगी अमेरिका से, शुगर प्लांटेशन है तो शुगर मोलेसेस भी आएगा, रॉ कॉटन है, और उसको फिर शिप कर रही है देम बैक टू द यूरोप। मतलब फिर वो वापस यूरोप ले जा रही है ताकि यूरोपियन मार्केट में बेचा जाए। और इसी तरह से 16th सेंचुरी में तकरीबन 2,75,000 अफ्रीकन स्लैब्स को एक्सपोर्ट कर दिए गए। ठीक है, और 17th सेंचुरी में ये संख्या बढ़ के 10 लाख यानी 1 मिलियन हो गई और 6 मिलियन हो जाता है आपको 18th सेंचुरी में। यानी कि कुल मिला के बोला जाए कि ये जो स्लैब ट्रेड था ये आपको वेस्ट अफ्रीका से फैलते हुए सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका तक चल जाता है। और फिर उसके आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, उसके आगे हम लोग देखेंगे कि ऑल टुगेदर, ठीक है, एज मैनी एज 10 मिलियन अफ्रीकन स्लैब्स, तकरीबन 1 करोड़ या 10 मिलियन अफ्रीकन स्लैब्स को अमेरिका शिप किया गया, लाया गया अर्ली 16th सेंचुरीज और लेट 19th सेंचुरीज के बीच में। ठीक है, और ये जो इंस्टीट्यूशन था ना इसको काफ़ी नेचुरल माना जाता था तब तक जब तक क्वैकर्स इसको बायकाट करना शुरू नहीं कर दिए। ठीक है, अनटिल क्वैकर्स बिगेन टू अपोज इट। क्वैकर्स क्या है, क्वैकर्स ये क्रिश्चियन रिफॉर्मर्स के ग्रुप थे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रिंटिंग नेटवर्क इन्फॉर्मेशन और उसके आगे हम नेक्स्ट आगे के पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ हम यहाँ पे विराम लेते हैं।